अम्मी से तो चला भी नहीं जा रहा था। मुझे कहा, यूसुफ चौधरी ने तो आज मेरी जान ही निकाल दी, चलो घर चलो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा, अम्मी क्या किया चौधरी ने? उसने कहा, अभी नहीं बता सकती। फिर वो चौधरी भी आ गया। मेरी अम्मी को कहने लगा कि चक्कर लगाती रहा करो। मैं तो कहता हूँ जब तक तुम लोग कराची नहीं जाते रोज़ ही 1-2 घंटे टाइम निकाल के आ जाया करो। मेरी अम्मी ने कहा, चौधरी साहब आपको तो पता है मेरी तबीयत का, आपने मेरे साथ क्या किया है, अब तो 1 हफ्ता बिस्तर से ही नहीं उठ पाऊंगी। वो चौधरी कहने लगा, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं उस टाइम जज्बाती हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। मेरी अम्मी कहने लगी, चौधरी साहब इसमें जज्बाती क्या होना, आपने तो जानवरों वाला सलूक किया है। मैं आपको कहती रही कि छोड़ दो, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। अब मुश्किल है कि मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊँ। फिर वो चौधरी कहने लगा, अच्छा कल तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, वो तुम्हें 2 दिन के अंदर ही ठीक कर देगा। अब मैं परेशान होकर ये सारी बातें सुन रहा था। पता नहीं चौधरी ने मेरी अम्मी के साथ क्या किया था। मैं तो खुद को बहुत ताकतवर मर्द समझता था, लेकिन अब मैं चौधरी को देखकर, उसकी ताकत देखकर एहसास कमतरी का शिकार होने लगा था। पता नहीं चौधरी ने क्या किया था, मेरी अम्मी की तो बस ही करवा दी थी। फिर अम्मी कहने लगी, चलो यूसुफ बाकी बातें घर पे करेंगे, और फिर वो चौधरी भी चला गया। मैंने अम्मी को बाइक पे बिठाया, चौधरी के डेरे से बाहर थोड़े फासले पे आके मैंने बाइक रोक दी। मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ बताएं मुझे। अम्मी कहने लगी, घर तो चल पगले। मैंने कहा, अम्मी घर पे तो सब होंगे, इस वक्त मैं आपसे ये थोड़ी पूछ पाऊंगा सबके सामने। मेरी अम्मी कहने लगी, मत पूछ, चौधरी ने जो मेरे साथ किया है, पता नहीं वो क्या खा के आया था, वो तो पूरा जानवर बन गया था। उसका गाजर कल से तगड़ा लग रहा था, पता नहीं उस पर कुछ लगा के आया था। फिर उसने जब मैच स्टार्ट किया तो आउट ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर मजीद आउट ना होता तो मेरी तो जान ही निकल जाती। मैंने कहा, वाकई? अम्मी ने कहा, यूसुफ तुम्हें तो पता भी नहीं आज जो उसने काम किया मेरे साथ। मैं देखती हूँ कि कल रात तक मेरी तबीयत ठीक हो गई, वरना किसी डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं अपना चेकअप करवाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, आपके साथ जो होना था वो हो चुका, अब आपको दोबारा चौधरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ यूसुफ अभी तो घर चल। और फिर मैं बाइक स्टार्ट करके घर आ गया। घर आया तो बहनों ने खाना बनाया हुआ था। काशिफ पूछने लगा, हाँ अम्मी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर मेरी अम्मी काशिफ को झूठ बोलने लगी, कहने लगी, बेटा असल में सारी ज़िंदगी मैंने इतना काम नहीं किया ना, इसलिए बहुत ज़्यादा काम किया, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत अब ख़राब हो जाएगी। फिर मेरी बहन किंजा को आवाज़ देने लगी, किंजा मेरा बिस्तर लगा दे, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बहन आई, कहने लगी, माँ कुछ देर बैठो तो सही, खाना खाओ उसके बाद सो जाना। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, किंजा मैं बहुत थक गई हूँ, पता नहीं मुझे बुखार भी लग रहा है। मुझे पता था कि मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ है, वो घर पे सबके साथ झूठ बोल रही थी। फिर मैंने किंजा को कहा, किंजा अम्मी को परेशान न करो, इसने ज़िंदगी में इतना काम थोड़ी ही किया है। वो चौधरी ने तो मेरी अम्मी को मुलाजिम समझ लिया था, इतना काम करवाया बेचारी से। जाओ अम्मी को बिस्तर बना के दो ताकि आराम से सो जाए। फिर मैंने कहा, अम्मी आप जब तक सोती हैं मैं आपके लिए दूध और कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ आराम आ जाए। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ यूसुफ मुझे तो बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है। फिर मैं बाहर आया मेडिकल स्टोर पे, मैंने उसे कहानी बताई कि इस तरह का मसला है। उसने मुझे 2-3 मेडिसिन दी। मैंने अपनी बहन को कहा, ये दूध गर्म करके अम्मी को दो और ये दवाई भी। फिर मेरी बहन ने वो दूध गर्म करके अम्मी को दिया, दवाई खा के अब अम्मी सो चुकी थी। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना खा के सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। अब मैं ये सोच रहा था कि रात को अपनी बहन के साथ सुकून हासिल करना है, लेकिन काशिफ मेरे साथ ही सोता था। फिर मैंने अपने छोटे भाई काशिफ को कहा, काशिफ आज रात तू अंदर कमरे में सो जा, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। फिर काशिफ कहने लगा, नहीं भाई अंदर मुझे गर्मी लगती है, वो सो रही है ना मेरी बहनें। आयशा को कहने लगा, आयशा अम्मी का तुम ख्याल रखना, वो रात को किसी भी वक्त उठे तो तुम देखती रहना। फिर मैंने कहा, यार काशिफ वो छोटी है, उसको नींद आ जाएगी तो अम्मी परेशान हो जाएगी, सो जा आज कुछ नहीं होता। फिर काशिफ मुंह पसोड़कर अंदर चला गया। मेरी बहन को कहा कि अंदर मुझे जगह बना दो। अब सब लोग अंदर सो चुके थे। मैं बाहर अपनी चारपाई पे लेटा हुआ अपना मोबाइल चला रहा था और फिर इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी बहन आए और मैं उसके साथ मैच खेलूं। रात के तकरीबन 1 बजे मेरी बहन आई थी और आके चारपाई पे मेरे साथ बैठ गई। मैंने उसे हाथ से पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन वो कह रही थी, भाई अभी नहीं, कमरे में सब सो रहे हैं और आप बाहर सहन में सो रहे हैं।
कोई भी जागा वॉशरूम वगैरह जाने के लिए तो वो हमें देख लेगा। फिर मैंने कहा क्या करें, दूसरा कमरा खाली पड़ा है, उसमें चलते हैं। फिर वो कहने लगी भाई चलते तो हैं, लेकिन अगर कोई उठा, उसने मुझे देखा, मेरा बिस्तर भी खाली है और आपका भी खाली होगा तो शक पड़ सकता है। फिर मैंने कहा क्या करें, तुम ही बताओ। वो कहने लगी कि अभी कुछ नहीं करते, कराची चल के मैं तुम्हें सुकून दूंगी। मैंने कहा नहीं यार, आज तो बहुत दिल कर रहा है। फिर वो कहने लगी भाई दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो पठान भी नहीं आ रहा। और हाँ, पठान से मुझे याद आया, फिर क्या सोचा, कराची कब चलना है? मैंने कहा हाँ बस कल जाऊँगा, अब्बू से पूछूंगा कि ज़मीन का क्या करना है, कब तक वो मेरे नाम लगाएगा, और फिर जैसे ही हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। फिर मेरी बहन कहने लगी जब तक मैं पठान को बुला लेती हूँ। मैंने कहा क्या? वो कहने लगी यहीं पे वॉशरूम में मिल लेंगे, बाहर आप ख्याल करते रहना, कोई आए तो फिर खांस के मुझे इशारा करना, मैं समझ जाऊंगी। मैंने कहा किंजा, अभी तुम मुझे कह रही थी कि घर में से कोई देख लेगा, हजार बहाने बना रही थी, इसलिए कोई तुम्हें वहाँ नहीं याद आया? वो कहने लगी भाई बाहर आप होंगे ना, इसलिए तो कह रही हूँ। फिर मैंने उसे कहा चलो भाई फिर मेरा भी काम करो। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैंने उसे हाथ से पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गया। वो काफ़ी मना करती रही लेकिन मैंने ना सुना, और फिर मैंने ज़बरदस्ती उसके हाथ में गाजर दी। फिर मैंने कहा चलो उसको खाओ। फिर वो कहने लगी अच्छा रुकें भाई, हम थोड़ा सा सुकून हासिल करते हैं, बाकी कराची चल के करेंगे। मैंने कहा चलो जितना भी करो करो तो सही, तुम कल उस पठान को भी बुला लेना, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों की चौकीदारी करता हूँगा। और फिर उससे कहा शुरू करो, लेकिन वो गाजर खा नहीं रही थी, बस हाथ में ही पकड़े हुई थी। और फिर मैंने बाहर निकाल कर स्टार्ट कर दिया, वहीं पे उसको खड़ा करके 10 मिनट में लगा रहा। फिर वो कहने लगी भाई आहिस्ता, जुल्म न करें, आपका बहुत तगड़ा है। मैंने कहा तुम्हें क्या, तुम तो पसंद करती हो इस चीज़ को, और उस पठान से और 2-2 बंदों से तो तुम ले चुकी हो, अब तुम्हें ये मसला हो रहा है, चुपचाप खड़ी रहो। और फिर मैं 10 मिनट बाद आउट हो गया। जैसे ही आउट हुआ वो भाग के वॉशरूम में चली गई और फिर वो अपनी जगह पर जाकर सो गई। तब फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ और अब मैं भी सुकून की नींद सो गया। आज मैंने अपनी बहन को हासिल कर लिया था, जिसका मैं इतने अरसे से इंतज़ार कर रहा था, आराम से और इत्मीनान से नहीं, जल्दबाजी में, लेकिन मैं कामयाब हो गया था और फिर मैं सो गया। अगली सुबह मेरी छोटी बहन सलमा मुझे उठाने के लिए आई, कहने लगी भाई उठ जाएं, धूप निकलने वाली है, हम नाश्ता बना रहे हैं। फिर मैंने उससे पूछा सलमा अम्मी की तबीयत कैसी है? वो कहने लगी अम्मी अभी तक सो रही हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग नाश्ते की तैयारी करो। मैं गया वॉशरूम में, हाथ मुंह धोया, फिर मैं कमरे में आके अम्मी को उठाने लगा। मैंने कहा अम्मी उठ जाएं, अब आपकी तबीयत कैसी है बताएं मुझे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी यूसुफ, रात को दवाई खाई थी तो कुछ देर तो बेहतर रही, लेकिन अब मुझे फिर तकलीफ़ महसूस हो रही है, लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा अम्मी आप उठ जाएं, नाश्ता कर लें, हम फिर किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरी अम्मी कहने लगी नहीं यार, अगर मैं डॉक्टर के पास गई तो उसको क्या बोलूँगी कि मुझे क्या हुआ, छोड़ो दफ़ा करो, बस तुम रात को जो मेडिसिन लाए थे वो दोबारा लेके आओ, मैं दूध के साथ खा लूँगी, इससे लग रहा है कि बेहतर हो जाएगा। अम्मी मेरी ये बात तो ठीक कर रही थी, अम्मी की तबीयत भी कुछ ख़राब थी, इसलिए मैंने उससे अब्बू के बारे में नहीं बताया। वो कल रात ही आए थे और वो मुझे इतनी बड़ी ऑफ़र दे गए। फिर मेरी बहन किंजा भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मुझे अजीब लग रहा था कि वो रोज़ तो मुझे देखती है, आज उसे क्या हो गया। फिर मैं अम्मी के पास से उठ के उसके पास गया। मैंने कहा किंजा क्या हुआ, सब खैरियत है, मुस्कुरा रही हो? फिर वो कहने लगी भाई रात को जो आपने मुझे सुकून दिया है, अब तो मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ, मुझे लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। फिर मैंने कहा अब तो कराची जाके ही करेंगे, बस दुआ करो कि हमारी ज़मीनें हमें मिल जाएं। फिर मुझे याद आया, मैं वापस आया, अम्मी से बात की। मैंने कहा अम्मी वो अब्बू कल आए थे, कह रहे थे कि सुलह कर लो, मैं सारी ज़मीनें तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी दफ़ा करो यूसुफ, वैसे भी हमें अच्छा खासा हिस्सा मिलने वाला है, हम कराची चलेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, वैसे भी हम आज़ाद माहौल में रहकर अब इस घुटन में नहीं रह सकते। मैंने कहा चलें ठीक है, बस मैंने सोचा अम्मी आपसे एक दफ़ा मशवरा कर लूँ, फिर आप नाश्ता वाश्ता कर लें, नाश्ते के बाद मैं और काशिफ अब्बू के पास जाएंगे, फिर पूछेंगे कि कब चलना है, ताकि वो हमारी ज़मीनें हमारे नाम करवा दे। फिर वो कहने लगी यूसुफ नाश्ता करके मुझे दवाई दे दो और फिर तुम लोग चले जाना। फिर मेरी अम्मी मेरी बहन को आवाज़ देने लगी आ जाओ भाई के लिए नाश्ता लेके। फिर मैंने और मेरे छोटे भाई ने नाश्ता किया। फिर मैं गया अम्मी के लिए बाजार से मेडिसिन लाया, फिर दूध लाया, फिर आके अपनी बहन को दिया। मैंने कहा अम्मी को नाश्ते के बाद ये दूध देना और ये गोलियां भी। और मैं और मेरा छोटा भाई बाहर आ गए। फिर हम अब्बू के घर जा रहे थे, जाके हमने अब्बू के घर का दरवाज़ा बजाया। मेरा अब्बू बाहर आया, शायद अंदर कोई औरत घूम रही थी, मुझे देख के अजीब लगा, अंदर जाने लगा।
तो अब्बू कहने लगा चलो यूसुफ बाहर चलते हैं, होटल पे बैठ के बात करते हैं। मुझे शक पड़ गया था कि ये औरत रज्जो ही थी, शायद वो यहीं मेरे अब्बू के साथ रह रही थी। और फिर जो प्यार मोहब्बत मेरे दिल में अब्बू के लिए जाग रहा था वो एकदम से दम तोड़ गया। मैंने कहा अब्बू आप ज़मीन कब हमारे नाम लगवा रहे हैं? फिर वो कहने लगा कि मैं कल तुम लोगों के पास आया था, क्या सोचा तुम लोगों ने? मैंने कहा वो अम्मी नहीं मान रही, जितना हिस्सा हमारा बनता है आज ही आप चले रजिस्ट्री ऑफिस और हम दोनों भाइयों के नाम हमारी ज़मीनें लगवा दें और हमारी बहनों का हिस्सा भी हमें दे दें। फिर मेरा अब्बू बहाने बनाने लगा, कहने लगा आज तो नहीं, आज मेरी तबीयत ख़राब है, कल मैं चलूँगा तुम लोगों के साथ। फिर वो कहने लगा यूसुफ अगर तुम लोग मान जाते तो अच्छा था। आज अब्बू के लफ्ज़ों में कल वाली मोहब्बत नहीं थी। कल मेरा अब्बू वाकई बहुत परेशान था, जिस अंदाज से वो कल बोल रहा था मैं भी पिघलने वाला था, लेकिन आज मेरा अब्बू उस अंदाज से नहीं बोल रहा था। मैंने कहा नहीं अब्बू, हमारे रास्ते अब जुदा जुदा हैं, आप अपनी ज़िंदगी जिए और हम अपनी जिएंगे, बस हमारी ज़मीनें हमें वापस कर दें ताकि हम लोग कराची चले जाएं। फिर मेरा अब्बू कहने लगा चलो ठीक है, कल तुम लोग सुबह 9 बजे आ जाना, मैं तब तक पटवारी को मिल लेता हूँ, आज उसे सारी तफसील बता देता हूँ, कल जो भी तुम लोगों का हिस्सा बनता है मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। असल में हमारी ज़मीन काफ़ी सारी थी, तो हमारा हिस्सा देने के बाद भी अब्बू के पास काफ़ी सारी ज़मीन बचती थी, वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकता था। मैंने कहा चलो ठीक है, और फिर मैं और मेरा छोटा भाई वापस घर आ गए। मैंने अपने भाई को कहा यार वो कराची में मकान का फाइनल कर, बस कल तक ये हो जाता है और आज मैं किसी को मिलता हूँ ताकि ये हमारी ज़मीनें सेल हो जाए। फिर काशिफ कहने लगा ठीक है भाई, आप ज़मीन के बारे में सोचें और मैं कराची के घर का कुछ करता हूँ। और फिर मैं बाहर निकल आया। मैंने अपने दोस्त को कहा यार वो मेरी जितनी भी ज़मीनें बनती हैं वो मुझे सेल करवा दे, वो भी 2-3 दिन के अंदर अंदर। फिर वो कहने लगा यार 2-3 दिन के अंदर कौन खरीदेगा, इतने पैसे किसके पास हैं? मैंने कहा यार कुछ भी कर जल्दी बेचना। फिर वो कहने लगा चौधरी को बेच दो, वो चाहे तो ख़रीद सकता है, वैसे भी तुम लोगों का फ़ैसला उसी ने तो किया है। फिर मैंने सोचा कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, और मैंने चौधरी साहब को कॉल मिला दी। चौधरी साहब ने मेरा फ़ोन उठाया। मैंने कहा चौधरी साहब आपसे बात करनी थी। वो कहने लगा हाँ यूसुफ बोलो। मैंने कहा चौधरी साहब आपने फ़ैसला किया था, आपको पता है कि हमारी ज़मीनें कितनी हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं ख़रीद सकता, मैं चाहता हूँ कि वो हमारी ज़मीनें आप ही ख़रीद लें। फिर चौधरी कहने लगा ख़रीद तो लूँ लेकिन कीमत मेरी मर्ज़ी की होगी, ये ना बोलना कि मुझे घाटा दिया। मैंने कहा चौधरी साहब आप मार्केट के रेट से थोड़ा सा कम दे देना, आपने इतना बड़ा एहसान किया है हम पर। फिर वो चौधरी कहने लगा अच्छा शाम को अपनी अम्मी को लेकर मेरे डेरे पे आ जाना, जो भी ज़मीनों के बारे में बात है फिर हम वहाँ कर लेंगे। मैं कितने में ख़रीद रहा हूँ मैं तुम्हारी अम्मी को वहाँ पे बता दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है चौधरी साहब। फिर मैं घर आया, मेरी अम्मी अब बेहतर हो चुकी थी। मैंने अम्मी को बताया ज़मीनें तो हमें मिल जाएंगी, हम अब्बू से जाके मिलाए हैं, वो कह रहा है कि कल मैं तुम लोगों के साथ जाके नाम लगवा दूंगा और फिर 8 से 10 दिन में हमारे नाम हो जाएंगी, लेकिन इनका कोई ख़रीदार नहीं है इतनी जल्दी। फिर मेरी अम्मी कहने लगी थोड़ी थोड़ी बेच देते हैं, फ़िलहाल थोड़ी बेचते हैं, कराची चलते हैं, घर ख़रीद लेते हैं और फिर बाद में आकर सारी बेच देना। मैंने कहा अम्मी वो भी ठीक है, लेकिन वो चौधरी कह रहा है कि मैं तुम लोगों की ज़मीनें ले लूँगा। फिर वो कहने लगी हाँ ये भी अच्छा है। मैंने कहा अम्मी वो शाम को बुला रहा है तुम्हें और मुझे ज़मीन के बारे में बात करने के लिए। फिर मेरी अम्मी कहने लगी नहीं यूसुफ, मैं अब उसके पास नहीं जाऊँगी, अब की बार गई तो मेरी लाश ही आएगी वहाँ से। फिर मैंने कहा अम्मी आपने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, थोड़ी सी और उठा ले, चलते हैं ना शाम को। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द जल्द मिल सके।